जय हिंद सभी साथियों को। और आज हम ये नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं पॉलिटी का जो एमसीक्यू है, सेकंड लेक्चर होगा। और इसमें हम इसके बाद हम प्रस्तावना से क्वेश्चन करना चालू करेंगे इस लेक्चर के बाद। और यहाँ पे हम थोड़ी बहुत और भी जो तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हम, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 1773 से लेकर के लगातार 1947 तक जो हमारे एक्ट अधिनियम या चार्टर एक्ट जो बीच बीच में आते हैं, उनके माध्यम से जो हो तो संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। तो इसी को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो पहले के अधिनियम हैं आते हैं, फिर बीच में कुछ चार्टर एक्ट आते हैं, और फिर कुछ भारत सरकार अधिनियम लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे साथ यहाँ पे। भारतीय संविधान में किस अधिनियम का प्रभाव सर्वाधिक दिखता है? ठीक है, तो ये पहले भी आप कहीं पढ़ चुके होंगे। तो भारतीय संविधान में जो हमारा 1935 का अधिनियम होता है, उसका सबसे अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा जो तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्मा यानी म्यांमार भारत से कब अलग किया गया? तो इसको 1937 में अलग किया गया। और किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? 1935 का। ठीक है, यानी 1935 में के अधिनियम में ये चीज मेंशन थी, और इसको अलग कब किया गया? 1937 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? यहाँ पे अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो ये हमारा 1935 के जो अधिनियम है, उसके तहत जो हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। आगे यदि हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संविधान सभा में पहली, दूसरी, तीसरी बैठक कब हुई तथा इनमें से होने वाली प्रमुख घटनाएं क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे साथियों कि ये जो हमारे जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, चार चार तीन तीन क्वेश्चन है। तो इसमें से जितने क्वेश्चन हैं आपको उसका डबल मान के चलना है कि डबल क्वेश्चन आपके सामने हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम यदि बात करेंगे तो पहली बैठक की, दूसरी बैठक की और तीसरी बैठक की, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। पहली बैठक हमारी कब हुई थी? 9 दिसंबर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और तीसरी कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। तो इनमें से प्रमुख घटनाएं क्या थी? जो 9 दिसंबर था, तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन चुना जाता है यहाँ पे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे आप पूरा नाम नोट कर लेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को हमारा क्या होता है कि यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो तो हमारा स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 13 दिसंबर को हमारी प्रमुख घटना क्या थी? यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखेंगे आप। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे हो जाएगा। हिंदी अंग्रेजी संविधान के ना हिंदी अंग्रेजी के लेखक कौन थे तथा संविधान के पृष्ठों पर सजावट करने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, संविधान के पृष्ठों पर सजावट करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये हमारा मुख्य रूप से क्वेश्चन है। तो हिंदी यहाँ पर देखेंगे जो हमारे हिंदी के जो लेखक हैं संविधान के, तो कौन हो जाएंगे? हिंदी के लेखक हमारे हो जाएंगे बसंत कृष्ण वैद्य। कौन हो जाएंगे?
वसंत कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य, वैद्य, ठीक है। और अंग्रेजी के हमारे लेखक कौन हो जाएंगे? प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नारायण रायजादा, ठीक है। और यदि हम आगे बात करें यहाँ पर, तो इनके प्रश्नों पर सजावट के करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनके प्रश्नों पर सजावट करने वाले जो हमारे व्यक्ति थे, तो वो शांति निकेतन के दो व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इनके प्रश्नों पर सजावट करने वाले व्यक्ति नंदलाल बोस कौन थे? नंदलाल, नंदलाल, नंदलाल बोस। और एक व्यक्ति और थे, उनका क्या नाम था? राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा संविधान के प्रश्नों पर चित्रकारी सजावट की गई थी, ठीक है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा 1853 और 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो यहाँ पे हम शायद एक चार्टर एक्ट से संबंधित, हाँ ठीक है, आगे बात कर लेंगे। यहाँ पे 1813, 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट अभी शब्द में बताऊंगा, अगला क्वेश्चन इसमें है यहाँ पे। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, तो उसमें से जो कंपनी थी हमारी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जैसे पहले क्या था कि जब शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो इंग्लैंड की तरफ से, यानी अंग्रेजों की जो कंपनी, केवल एक कंपनी ही थी जो भारत में व्यापार कर रही थी, ठीक है। तो उसका जो भी व्यापार था उस पर एकाधिकार था, ठीक है। भारत में केवल वही कंपनी थी जो हमारा क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे तमाम कंपनियों के मालिकों ने वहां पर इंग्लैंड में इस चीज का वहां पे संसद में विरोध करते हैं कि हमें भी वहां पर व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए भारत में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फायदा बहुत था। तो इस चीज को देख करके उन्होंने स्वयं भी व्यापार करने की मांग उठाई। और इस वजह से, क्योंकि व्यापार में होने के कारण काफी ज्यादा, ये इनका एकाधिकार होने के कारण ये लोग काफी ज्यादा मनमानी कर रहे थे, तो वहां की संसद ने भी सोचा कि जो कंपनी यहाँ पर जा करके इतने बड़े देश को गुलाम बना सकती है, कंट्रोल में कर सकती है, तो यदि यदि इसको हमने अकेले ज्यादा दिनों तक भारत में रहने दिया, तो ये हो सकता है कि इंग्लैंड में आकर के हमारी संसद को, हमारी सरकारों को भी गिरा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी शक्ति को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने और कई सारी कंपनियों को यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार देने लगते हैं, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ से हमें क्या होता है कि जो ये जो एक्ट आते रहते हैं समय समय पर, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, ठीक है, ताकि इनकी मनमाना जो शक्ति है उसको दबाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, और इसकी ये जो यहाँ पे शुरुआत है, तो इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हो जाती है कंपनी को कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे जो 1813 का जो हमारा चार्टर अधिनियम है, यहाँ पर जो चीन का जो अधिकार था चाय के जो अधिकार के साथ, चाय का जो व्यापार का जो एकाधिकार था, जो अकेले इसको व्यापार कर रही थी, उसको जो हो तो हमारे साथ बरकरार रखते हैं, चाय के साथ और चीन के साथ। बाकी और जितने भी व्यापार के अधिकार होते हैं सबको खत्म कर देते हैं, ठीक है। केवल दो चीजों का ही एकाधिकार बचता है, चाय का व्यापार जो हो तो हमारा जो पूर्वी देश हैं, जैसे चीन हो गया और कुछ देश हैं, उनके साथ बचा रहता है। बाकी सारे एकाधिकारों को खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें से जो चाय का भी जो हमारा अधिकार दे रखे थे कंपनी को, उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब मतलब सभी कंपनियां व्यापार करेंगी सभी चीजों का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये अंतर याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन आएगा कभी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को पूरी तरीके से कब खत्म किया गया, तो 1833 में, 1833 में, ठीक है, 1833 में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। और
यहाँ पे 1813 में आंशिक रूप से खत्म किया गया था कुछ चीजों को छोड़ करके। ठीक है, आगे बात करते हैं 1858 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हुआ था। तो 1858 में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल गवर्नर जो जनरल था उसका नाम क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया गया था, भारत के लिए एक नए पद का सृजन किया गया था जिसको राज्य सचिव बोलते हैं। किसको, राज्य सचिव पद का गठन किया गया। और ये जो राज्य सचिव होता था ये रहता इंग्लैंड में ही था, लेकिन इसका जो वेतन था वो भारत के रुपए से दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, तो इसमें मुगल सम्राट के पद को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, मुगल सम्राट का जो पद था उसको खत्म कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। यदि पूछा जाए कि राज्य सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1858 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या प्रावधान हुए थे। तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या प्रावधान हुए थे, तो यहाँ पर बात करेंगे तो जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को हमारा जो भारत है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। कब, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसको संसद के द्वारा स्वीकृत किया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया। 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया, 18 जुलाई को स्वीकृत किया गया और 15 अगस्त को, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, तो 15 अगस्त को जो 2 अधिराज्यों में इसका विभाजन कर दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है 9वां नंबर की, चार्टर एक्ट शब्द से क्या अभिप्राय है। तो चार्टर एक्ट अभी पीछे आपने देखा होगा कि 1833 का चार्टर एक्ट। तो कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चार्टर एक्ट शब्द से क्या अभिप्राय है। तो चार्टर एक्ट का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है, अधिकार पत्र। अधिकार पत्र यानी जैसे आप हैं और आप किसी काम को कर रहे हैं और आप मेरे अंडर में वो चीज काम कर रहे हैं, मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, मैं जब चाहूँ तो वो आपसे वो ताकत छीन सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि आपका टेंडर अभी जो है तो खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं कुछ दिनों के लिए बोलूं कि चलो ठीक है आप 5 साल और काम कर सकते हो, इसको चार्टर एक्ट यानी अधिकार पत्र बोलते हैं। ये एक तरीके से ऐसा है कि मान के चलिए शराब के जो ठेके होते हैं उन्हें जो हो तो कुछ दिनों के लिए और बहाल कर दिया जाए कि ठीक है कुछ दिनों तक आप और व्यापार करिए, उसको अधिकार पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया हो गया मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में यहाँ पे कितना समय लगा, यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। बाकी यहाँ पे यदि हम धनराशि की बात करें तो कितनी धनराशि, लगभग 64 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई थी, यानी 63,96,729 रुपए जो तो हमारा बताया जाता है। ठीक है, तो इसको हम 64 लाख रुपए मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आज क्वेश्चन रहे। यहाँ पे लिखित रूप से तो 10 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन ये रियल में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम जो तो यहाँ पे अगला जो लेक्चर लेकर के आएंगे तो उसमें से प्रस्तावना से क्वेश्चन करवाएंगे। और कई लोगों को ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बोरिंग लगता है, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, लेकिन ठीक है आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा देखना है। कई बार आ भी जाते हैं थोड़े थोड़े, तो ये चीज़ आपको देखना है। बाकी इसके आगे प्रस्तावना से करवाएंगे अगली बार, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।